हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं आपका स्वागत करता हूं आज रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, जो कि हमारे क्लास 10th का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर होने वाला है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपने जिस तरह से हिस्ट्री को पढ़ा है तो इसको पढ़ने का अप्रोच जो है वो थोड़ा सा अलग होने वाला है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को काफ़ी एंजॉय करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टॉपिक्स जो आप कवर करने वाले हैं उनके बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग रिसोर्सेज को समझेंगे। देखिए, रिसोर्स का जो डेफिनेशन होता है ना, जो आपने पढ़ा है वो अब काफी नहीं रह गया है, तो हमें उसके आगे जाकर के कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्स प्लानिंग एंड रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया के बारे में बात करेंगे, कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे, लैंड रिसोर्सेस, टाइप्स ऑफ लैंड रिसोर्सेस, और इस तरह से जो है हम लोग एक एक करके पूरे टॉपिक को खत्म करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग कोशिश करते हैं रिसोर्स को समझने के लिए, ठीक है। तो सर, आज तक आपने जो पढ़ा है ना रिसोर्स के बारे में, वो कुछ इस तरह का था कि एवरीथिंग दैट सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्स। ये काफी नहीं है, यानी कि हर वो चीज जो हमारी जरूरत को पूरा करती है वह संसाधन है। तो ये अब काफी नहीं रह गया है, क्योंकि अब आप क्लास 10th में आ चुके हैं। ये अब आपके लिए काफी नहीं रह गया है। अब इसके साथ में दो तीन कंडीशंस और ऐड होते हैं, जैसे कि देखिए, everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided नीड्स को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन उसके साथ में जो कंडीशंस हैं वो कुछ इस तरह के होने चाहिए। इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि हम लोग रिसोर्सेस को एक्सेस कर सके, यानी कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल। इकोनॉमिकली फीजिबल कहने का मतलब है कि उस रिसोर्स को पाने में जितना उससे फायदा हो उससे ज्यादा उसमें खर्च ना हो जाए, यानी कि फायदा जो है, जो प्रॉफिट है, वो एक बड़ा फैक्टर होने वाला है, ठीक है। इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए, किफायती होना चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कि कल्चर जो है हमारा वो उसे एक्सेप्ट करे, उससे किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, या फिर उस रिसोर्स से किसी को कोई हार्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीन कंडीशंस जो हैं वो ऐड हो चुके हैं रिसोर्स के डेफिनेशन में। तो ये आपको याद रखना है। ऐसे तो इस तरह के आसान क्वेश्चंस आते नहीं है, लेकिन अगर मान लो कहीं पे आ गया, स्कूल के टेस्ट में आ गया या कहीं भी आ गया डिफाइन करने के लिए, तो सिर्फ ये ऊपर का कि भाई विच कैन सेटिस्फाई आवर नीड्स, ये काफी नहीं है। इसके साथ में आपको ये कंडीशंस को भी लगाना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं इंटरैक्शन के बारे में। अब ये जो आप देख रहे हैं यहां पे, अभी ये एक रिलेशनशिप को समझा रहा है। इस ट्राइंगल के अंदर में आप जो देख रहे हैं ये क्या है, ये एक रिलेशनशिप है, काफी इंटरैक्टिव रिलेशनशिप है। इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। यहां पे हम देख सकते हैं लिखा हुआ है, इंटरैक्शन बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस रिजल्टेड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स इनटू रिसोर्सेस। इंटरैक्शन कैसा है सर? नेचर से हम किसी चीज को लेते हैं, नेचर से किसी भी चीज को लेते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास आयरन है आज के डेट में। आयरन कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, चलिए एक बार बता देते हैं आप लोगों को। तो चलो सबसे पहले हम लोग लेते हैं आयरन ओर लेते हैं हम लोग। आयरन ओर को हम लोग स्मेल्ट करते हैं या प्रोसेस करते हैं, तो हम लोगों को क्या मिलता है? प्योर आयरन मिलता है, ठीक है। आयरन ओर से क्या मिला? बना आयरन बन गया, ठीक है, लोहा। अब इसको जब हम लोग और ज्यादा प्रोसेस करते हैं, रिफाइन करते हैं, तो हम लोगों को यहां पे क्या मिल जाएगा सर? स्टील। और जब इसको हम लोग और ज्यादा रिफाइन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा क्या? स्टेनलेस स्टील। तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से हम लोग नेचर से, यानी कि फिजिकल एनवायरनमेंट, ये हमारा नेचर हो गया, ठीक है। नेचर से हमने आयरन ओर को लिया, हा? ये कहां से आ गया? नेचर से आ गया। अभी आयरन ओर को जो है, नेचुरल चीज को हमने बदला किस चीज में? आयरन में, यानी कि एक प्रोडक्ट में बदला। तो ये काम कैसे हो पा रहा है? तो टेक्नोलॉजी की मदद से हो पा रहा है, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि हम लोग उसे स्मेल्ट कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये यहां पे टेक्नोलॉजी का काम है। अब टेक्नोलॉजी है किसके पास? तो जाहिर सी बात है कि टेक्नोलॉजी है इंस्टीट्यूशंस के पास, और बीच में आ जाते हैं ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं कि इन सब चीजों का उपभोग कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं इन सब चीजों का, ठीक है। तो ये जो रिलेशनशिप है, यही एक इंटरैक्टिव रिलेशनशिप है कि फिजिकल एनवायरनमेंट,
इंस्टीट्यूशंस के बीच में और टेक्नोलॉजी के बीच में। तो ये तीन चीजें हैं जिसकी वजह से आज हम कह सकते हैं कि हम लोग जो है, जो कुछ भी हमारे पास रिसोर्स है उसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा यूज कर पा रहे हैं। अब आप एक चीज और इसे समझ लीजिए कि आयरन ओर पत्थर की तरह होता है, ठीक है? कैसा होता है? तो एकदम से आप समझ लें कि पत्थर है वो, ठीक है ना? पत्थर का हम क्या करते हैं, तो देखकर लगता है पत्थर है, उसको जब हम स्मेल्ट करते हैं यानी कि हाई टेम्परेचर पे जब उसे हम हीट करते हैं, तो आपको पता है कि जो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है वो उस पत्थर से तो कम ही होगा। तो उसमें से जो आयरन होगा ना, लोहा होगा, वो पहले निकल करके पिघल करके बाहर आ जाएगा। फिर उस लोहे को हम लोग जो है, अगर मान लो उससे हमें बनाना है स्टील, यानी कि स्टील बनाने के लिए जो लोहा है उसमें बहुत ज्यादा इंप्योरिटीज हैं, तो उनको फिर से हम स्मेल्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो उससे जो फाइनेस्ट निकला वो स्टील है। और अगर उससे भी फाइनेस्ट चाहिए तो फिर और बनाओ भाई स्टेनलेस स्टील। तो ये सब क्रम में क्या हो रहा है ना सर, कि जो कॉस्ट है ये बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि जो वैल्यू है ये जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो जो कुछ भी हम लोग हाईली प्रोसेस कर रहे हैं वो काफी ज्यादा हाईली, आप कह सकते हैं पेड भी हो सकता है, पैसे भी देने पड़ेंगे आपको उसके लिए, ठीक है? अब बात करते हैं, दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम। उसको हम लोग, तो रिसोर्स बनाने का प्रोसेस यही रहा, आप समझ चुके होंगे। सो द यूटिलिटी फैक्टर इज द की पॉइंट फॉर रिसोर्स। तो यूटिलिटी फैक्टर जो है, यूटिलिटी का मतलब हो गया जरूरत, रिसोर्स के लिए यही हमारा की पॉइंट है। जरूरत है तो ही हम लोग इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। तो ये एक ऐसा सेक्शन है जहां पे आप समझ सकते हैं कि आपको ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन जो है एक ही बार में आ सकते हैं, ठीक है? तो चलो, रिसोर्स को जब हम बांटते हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज जब हम देखते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे बेसिस हैं। ऐसा नहीं है कि रिसोर्स भाई कौन कौन से, तो भाई नेचुरल हो गया, मैनमेड हो गया, नहीं भाई ऐसे नहीं हो, ठीक है? ये देख लो, एक होता है ऑरिजिन, यानी कि कहां पे आपको वो रिसोर्स, आप कहां से आप पा रहे हैं उन रिसोर्सेस को। एग्जॉस्टिबिलिटी खत्म होंगे या नहीं होंगे, कभी हो सकता है कोई रिसोर्स हो भाई कभी खत्म ही नहीं हो, क्योंकि उनमें एक तरह की रिन्यूएबिलिटी होती है, वो रिन्यूएबल होते जाते हैं, रिन्यू होते हैं। ओनरशिप, ठीक है? फिर आ गया स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, एक एक करके एक बार यहां समझ लेते हैं, फिर आगे डेफिनेशन में हम लोग ध्यान से समझेंगे। ऑरिजिन तो सर पता है आपको, बायोटिक, एबायोटिक, कौन से कंपोनेंट से रिसोर्सेज आ रहे हैं, ठीक है? वो एक लिविंग कंपोनेंट है या नॉन लिविंग कंपोनेंट है। इसके आगे है एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी कि रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है। सीधी सी बात है यहां पे कि जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोई भी फॉसिल फ्यूल है, या आपको पता है कि ये नॉन रिन्यूएबल है, या आप ये कह सकते हैं कि इनके जो रिन्यू होने का जो टाइम होता है ना, वो इतना ज्यादा है कि उससे पहले हम इनको क्या कर देते हैं, एग्जॉस्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ये एक ऐसा सिचुएशन आप समझ सकते हैं कि आपके दोस्त जो है आपके घर पर आए हुए हैं, आपके 20 दोस्त आए हुए हैं, और घर में अंदर में जो पूड़ी, जहां पे आप की माँ जी जो है जो पूड़ी तल रही हैं, वो अकेले हैं और एक छोटी सी कढ़ाई है, तो 20 दोस्तों के लिए एक साथ तो पूड़ी तल नहीं पाएंगी वो, है ना? तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि खाने वाले लोग ज्यादा हैं, लेकिन बनाने का जो स्पीड है ना, बनाने वाले तो खैर है नहीं या कम है, और स्पीड जो है बनने का जो, वो काफी ज्यादा है, ठीक है? ओनरशिप, हर चीज पे ना सर ओनरशिप है। आप जहां पे खड़े हैं, घर पे खड़े हैं, अपने घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो किसका है भाई? तो आपका, आपके पिताजी का घर है, आपके दादाजी का घर है, आपका घर है, तो इंडिविजुअल ओनरशिप है, ठीक है? उसी तरह से कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल, तो रिसोर्सेस पे ओनरशिप भी होती है, कि कौन सा रिसोर्स कौन ओन कर रहा है। अगर आपके घर का है तो आप ओन कर रहे हैं, बाहर का है, मोहल्ले का है तो कम्युनिटी ओन कर रही है, अगर देश का है तो नेशनल, और अगर देश के बाहर का है तो फिर इंटरनेशनल, ठीक है? लास्ट हमारा है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में 4 तरह के रिसोर्सेज यहां पे हम देखेंगे। एक मेरे ख्याल से यहां पे मिसिंग है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बता दूंगा। पोटेंशियल डेवलप्ड, यहां पे एक है स्टॉक, ठीक है? स्टॉक रिसोर्स, स्टॉक एंड रिजर्व रिसोर्स। तो अभी ये सब हम लोग एक एक करके सब जो है देखेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। चलिए, बायोटिक रिसोर्सेज से हम लोग बात करते हैं। तो बायोटिक रिसोर्सेज के बारे में जब हम बात करते हैं, तो इन्हें हम बायोस्फीयर से पाते हैं, एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स को भी रिसोर्स में रखा गया है, कारण मैं बताऊंगा बाद में। फ्लोरा, फौना, फिशरीज, लाइव स्टॉक, जो कुछ भी हमें लिविंग कंपोनेंट से मिल रहा है, वो सब कुछ किस में आ जा रहा है सर? बायोटिक रिसोर्सेस में आ जा रहा है,
ठीक है। फिर ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड एबायोटिक। क्या है सर? एबायोटिक। अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज है, जैसे कि मान लो आपको मिनरल्स मिल रहे हैं, ठीक है, कोई चट्टान से कोई मिनरल आप निकाल रहे हैं, तो वो क्या हो गया? वो नॉन लिविंग हो गया, इसीलिए वो क्या हो जा रहा है? एबायोटिक हो जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल रॉक्स एंड मेटल्स। रॉक्स एंड मेटल्स, जैसे अभी इससे पहले हमने एग्जाम्पल देखा था आयरन ओर का, तो वो क्या है? वो एक एबायोटिक सोर्स से आ रहा है, ठीक है। अब हमने फिर देखा था कि एग्जॉस्टिबिलिटी, ठीक है, एग्जॉस्टिबिलिटी तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, यानी क्वेश्चन ये करता है कि खत्म होंगे या नहीं, वेदर दे आर एग्जॉस्टिबल और नॉट। तो इसमें दो तरह के हैं, रिन्यूएबल कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस। फॉर एग्जांपल सोलर, विंड, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एटसेट्रा। जिसे कि किसी भी प्रोसेस, अब वो फिजिकल, केमिकल या कोई भी मैकेनिकल भी हो सकता है, प्रोसेस के द्वारा अगर उसे फिर से चालू किया जा सकता है, तो फिर से अगर रिस्टोर किया जा सकता है, तो वो रिन्यूएबल है। एग्जांपल में जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल के बारे में बात करते हैं हम लोग। अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। ऐसा नहीं है कि पेट्रोलियम जो है, फॉसिल फ्यूल्स जो है, वो रिन्यू नहीं होते हैं, लेकिन उनको रिन्यू होने में जितना समय लग रहा है ना, तो उनको जो हम लोग एग्जॉस्ट कर रहे हैं वो स्पीड जो है उससे काफी ज्यादा है। समझ गए बात को? तो यहां पे यही है, अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, काफी लंबा समय लगता है ये सब होने में। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जांपल्स ऑफ सच रिसोर्सेस, ठीक है। These resources take millions of years in their formation. तो सर इनको इसीलिए रख लिया गया है कि ये एग्जॉस्टिबल है, नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि अगर बनने में इन्हें मिलियन ऑफ ईयर्स लग रहे हैं और खत्म होने में जो है भाई मुश्किल से लगेंगे 10 साल 20 साल, तो फिर नॉन रिन्यूएबल ही रख लो। क्या फायदा इन्हें काउंट करके कि हाँ ये तो रिन्यू हो जाएंगे, लेकिन हम लोग जो है इंतजार नहीं करते रह सकते हैं। अब बात करते हैं, यहां पे हमने देखा था ओनरशिप पे देखा था, ठीक है, ओनरशिप। तो ओनरशिप में इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल को हम लोग समझते हैं, ठीक है। इंडिविजुअली ओन्ड रिसोर्सेज आर प्राइवेटली ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स। एग्जांपल, मेनी फार्मर्स ओन लैंड विच इज अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। किसान है, किसान के पास जो जमीन होती है, ऑब्वियसली वो लोग उस पर खेती करते हैं, रेवेन्यू पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। तो वो जमीन उनकी हुई, उस पर जो क्या फसल लगाना है वो डिसाइड करेंगे, नहीं लगाना है उनकी मर्जी, उस पर घर बनाना है उनकी मर्जी, उस पर कुआं खोदना है उनकी मर्जी। तो वो जो है क्या है? इंडिविजुअली ओन्ड है। आपका घर है, आपको अपने घर पर जो मन करेगा आप कर सकते हैं, जो मन करेगा बना सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये इंडिविजुअली ओन्ड, ये सबसे सिंपल है कि हाँ भाई किसी इंडिविजुअल के नाम पर रजिस्टर्ड एक प्रॉपर्टी है, तो वो इंडिविजुअल रिसोर्स के कैटेगरी में आ रही है। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। अभी सीधी सी बात है कि आप एक सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में एक पार्क है, एक स्विमिंग पूल है। अब आप क्या कर रहे हैं कि कचरा जो है आपके घर का आप स्विमिंग पूल में डाल दे रहे हैं, तो आप बताइए कि आपकी पिटाई कौन करेगा? मोहल्ले के लोग जो हैं, सोसाइटी के लोग हैं, वो लोग आकर के आपकी पिटाई करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसे कम्युनिटी ओन कर रही है, यानी कि उस पर आपका अकेला अधिकार नहीं है कि मुझे जो मन में आए मैं करूंगा, वहां पे और भी लोग हैं जो कि उस पर अधिकार रखते हैं, तो आपको रोकेंगे। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक कम्युनिटी के द्वारा ओन किया जा रहा। एग्जाम्पल, अगेंस्ट पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, सॉरी, हाँ, विलेज। एग्जाम्पल में विलेज कॉमन्स, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, बरियल ग्राउंड्स, विलेज पॉन्ड्स एटसेट्रा, पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, प्लेग्राउंड्स इन अर्बन एरियाज एटसेट्रा। हर वो चीज जो पब्लिक के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे विलेज कॉमन्स। ये विलेज कॉमन्स क्या है? तो विलेज में बहुत सारी चीजें कॉमन होती हैं। क्या क्या कॉमन होती है? जैसे ग्रेजिंग ग्राउंड्स, पास्चर लैंड आप समझ सकते हैं, पास्चर लैंड, चरागाह जिसे कह सकते हैं हिंदी में। वहां पे लोग जो है क्या करते हैं, अपने जानवरों को छोड़ देते हैं घास वास चरने के लिए, ठीक है। तो वो सबका है सर, ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ मेरे गाय बैल जाकर के चरेंगे, घास चरेंगे, नहीं, सबके चरेंगे वहां पे, वो तुम्हारा अपना नहीं है, सब जा सकते हैं। अब हो गया जैसे कि मान लो ग्रेवयार्ड्स हो गया, बरियल ग्राउंड हो गया, सिमेट्री यार्ड हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि लोग जाते हैं शमशान भूमि में, है ना, तो वो भी तो सर एक तरह से कह लो कम्युनिटी ओन्ड है, ठीक है। फिर पार्क्स हो गए,
कोई पार्क है तो वहां सबको ही एक्सेस कर सकता है, गांव में कोई तालाब है तो सबको ही को एक्सेस करना है, कोई एक की जागीर नहीं है वो। तो आप समझ गए कि कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेस क्या हो सकते हैं। ठीक है, नेशनल रिसोर्सेस के बारे में जब हम बात करेंगे तो टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेस बिलोंग टू द नेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी हम लोग पहले समझ लेते हैं। द कंट्री हैज लीगल पावर्स टू अक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। देखो सर, ऐसा है कि नेशनल रिसोर्सेस जो है तो नेशन, राष्ट्र के ओनरशिप में जो आ रहे हैं, हमारे देश के ओनरशिप में आ रहा है। अब मान लीजिए कि कोई एनएच है, नेशनल हाईवे है, अगर उस रोड में जा करके अगर आप उस रोड को तोड़ने की कोशिश करें, बीच से उड़ाने की कोशिश करें, तो आपको पुलिस पकड़ लेगी। क्यों? क्योंकि वो क्या है, नेशनल प्रॉपर्टी है। ठीक है, टेक्निकली ऐसा कहा जा रहा है कि सारे जो रिसोर्सेज हैं हमारे यहाँ पे तो वो गवर्नमेंट के हैं, वो नेशनल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, बात सिंपल ये है ना सर कि अगर आपका घर है, वो आप कह दोगे मेरा तो भाई इंडिविजुअल रिसोर्स है, कल को आपके घर के नीचे मान लो कोयला निकल गया, तेल निकल गया, तो गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो आपको वहां से हटा सकती है और आपकी प्रॉपर्टी को, आपके रिसोर्स को अपने अंडरटेकिंग में ले सकती है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आएंगे और आपसे छीन लेंगे। आपको मुआवजा दिया जाएगा, आपके जमीन का, घर का जो वैल्यू है वो आपको दिया जाएगा, आपको दूसरी जगह जमीन भी दिया जा सकता है उसके ऑप्शन में। या और फिर अगर वो उस तरह से मान लीजिए कि कोई कंपनी है, कोई ऑयल कंपनी जैसे सीसीएल, मान लो कोयला, तो आपके घर से किसी को एक जॉब भी वहां पे दी जा सकती है। ठीक है, तो यूजुअली ये 3 में से 2 तो जरूर दिए जाते हैं 100%, कहीं कहीं पे 3 भी मिल जाते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से कि भाई नेशनल रिसोर्स क्या है। तो टेक्निकली सारे जो है वो नेशनल रिसोर्स ही है, लेकिन ऐसे अगर आपको समझना है तो नेशनल रिसोर्स वही है जैसे कि रोड्स हो गए, ठीक है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो गए, ये नेशनल रिसोर्स है। इंटरनेशनल रिसोर्स थोड़ा सा आप कंफ्यूज कर सकते हैं, फिर भी बता देता हूं आपको। आर international institutions which regulate some resources, the oceanic resources beyond 200 kilometer of the exclusive economic zone belong to open ocean and no individual country can utilize these without the concurrence of international institutions। यहां पे nautical miles होना चाहिए, ठीक है, nautical miles of the exclusive economic zone belong to open ocean and no individual country can utilize these without the concurrence of international institutions। बात बहुत सिंपल है कि जो समुद्री तट है हमारे भारत का जो समुद्री तट है, तो उसके 200 नॉटिकल माइल के बाद अगर कुछ भी मिलता है, मान लो समुद्र में पेट्रोलियम ही मिल जाए, तो ऐसा नहीं है कि वो हम लोग ही यूज करेंगे, उसे हम लोग ही निकाल लेंगे हम लोग अपने फायदे के लिए। नहीं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो जितने भी कंट्रीज हैं उनसे जो है एक अग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा कि हम लोग इसे लेना चाहते हैं। उसी को यहां पर कहा जा रहा है विदाउट द कंकरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो यूजुअली इंस्टीट्यूशन की जब बात आती है तो लोग यूएन में इसे कंसल्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई वहां पे पेट्रोलियम है तो उसका क्या करना है। ठीक है, तो क्योंकि वो आपका नहीं है सर, आपका बॉर्डर तो 200 नॉटिकल माइल तक ही खत्म हो जा रहा है, आपको जो करना है आप वहीं तक कर सकते हैं, उसके बाद जो कुछ भी करना है वो आपको मिलजुल करके डिसाइड करना पड़ेगा। तो वही इंटरनेशनल की कैटेगरी में आ जा रहा है, समझ गए बात को, वो इंटरनेशनल है, वो कोई नेशनल रिसोर्स नहीं है। अब बात करते हैं, जब हमने ये देख लिया तो फिर हमने देखा था स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में हमने देखा था पोटेंशियल डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व रिसोर्सेस, राइट। चलो इसको देखते हैं हम लोग अभी क्या है। ठीक है, तो पोटेंशियल के बारे में बात कर लेते हैं। तो मान लो जैसे मैं किसी बच्चे को कहता हूं कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है कि तुम टॉप कर सकते हो, तुम काफी आगे जाओगे, काफी पढ़ाई लिखाई में अच्छे हो, तो उस तरह से ही रिसोर्सेज होते हैं। कहीं किसी जगह को देख करके लग रहा है कि भाई यहाँ पे तो मैं विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी इंस्टॉल कर सकता हूँ, काफी गर्मी है, धूप पड़ती है, हवाएं तेज चलती हैं, तो वो भी एक पोटेंशियल है। भले हमने अभी उसे किया नहीं है, पर हाँ हमने पोटेंशियल को देख लिया है। ठीक है, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, अभी हमने यूज करना शुरू नहीं किया है। जगह में रिसोर्सेज हैं पर हमने यूटिलाइज करना शुरू नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल, द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात, हैव एनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी। इंडिया के जो वेस्टर्न पार्ट्स हैं, गुजरात है, राजस्थान है, वहां पे जैसे क्या है कि आप देखेंगे कि काफी गर्मी पड़ती है, ये तो हमें पता ही है,
पर हवाएं भी जो है तेज चलती हैं, तो विंड एनर्जी भी वहां पे हम लोग जनरेट कर सकते हैं, सोलर एनर्जी भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे पोटेंशियल है कि हम लोग ये चीजें कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी हमने करना शुरू नहीं किया है, बस हमें पता है हम कर सकते हैं, तो ये पोटेंशियल में आ जाता है। तो एक जो बच्चा होता है ना, जिसमें पोटेंशियल होता है कि वो अच्छे मार्क्स ला सकता है, वो भी वैसा ही होता है कि वो मेहनत कर सकता है, लेकिन उसने मेहनत करना शुरू नहीं किया है, ठीक है। शायद मैं भी कभी ऐसा ही बच्चा रहा हूंगा। विंड एनर्जी, बट सो फार दीज हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली, लेकिन इसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अब डेवलप्ड के बारे में बात कर लेते हैं, काफी सिंपल है। रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिनको कि हमने क्या कर लिया, सर्वे कर लिया, मैप कर लिया, सब कुछ पता है उसके बारे में, है ना, बस शुरू करना है कि उसे हम लोग जो है यूज करना शुरू कर दें, ठीक है। मतलब एकदम से कहो कि माइंस जो है बनाना, बस वही बच गया है, ठीक है। कोयला है कहीं पे, हमें मिल चुका है, हमने क्वालिटी क्वांटिटी सब देख लिया है, और बस हम तैयार हैं कि जब जरूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज कर लेंगे। तो ये हो गया डेवलप्ड, मतलब एकदम रेडी टू ईट, जैसे खाना होता है वैसे ही डेवलप्ड रिसोर्सेज भी होते हैं। बाद में यहां पे आएंगे हमारे पास स्टॉक, materials in the environment which have the potential to satisfy human needs but human beings do not have the appropriate technology to access these are included among stock। ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसे रिसोर्सेज जो आपको पता है कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उन्हें प्रोसेस कर सकें, हम उन्हें एक्सट्रैक्ट कर सकें। जैसे छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं ना, कि धरती के नीचे कोर में गोल्ड है, क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि वहां पे जाकर के हम लोग गोल्ड को एक्सट्रैक्ट कर सके? नहीं है। तो उन्हें कहां रखना होगा? हमें स्टॉक में रख सकते हैं हम लोग। एक और छोटा सा एग्जांपल हम लोग यहां पर ले सकते हैं, जैसे पहले रिजर्व को देख लेते हैं, फिर वो एग्जांपल मैं आपको दूंगा। रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक which can be put into use with the help of existing technical know-how but their use has not been started. These can be used for meeting future requirements. River water can be used for generating hydroelectric power but presently it is being utilized only to a limited extent. ऐसे इसको समझते हैं हम लोग। हाँ, सबसे पहले स्टॉक को समझते हैं। मान लो तुम्हारे बर्थडे के दिन में तुम्हारे घर में कोई आता है, आता है तुम्हारे को गिफ्ट में दे देता है, भाई एक गोप्रो कैमरा दे देता है, कि लो भाई इससे मोटो ब्लॉगिंग करना। और प्रॉब्लम ये है कि मोटो ब्लॉगिंग करोगे कैसे? तुम्हारे पास तो कोई बाइक है ही नहीं, तो तुम क्या करोगे? उसको तुम रख दोगे घर पे, उस गोप्रो कैमरा को घर पे रख दोगे कि भाई जब कल को मेरे पास बाइक होगी, तो यानी कि जब मेरे पास टेक्नोलॉजी होगी तो मैं इससे करूंगा व्लॉगिंग, ठीक है। तो स्टॉक में भी तो हम लोग वही कर रहे हैं ना, कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है ही नहीं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसको रख दे रहे हैं रिसोर्स को साइड में, कि भाई जब टेक्नोलॉजी होगी तब यूज करेंगे। रिजर्व कैसा है सर? रिजर्व ऐसा है, मान लो कि तुमने अपने बड़े भाई से बोला कि मुझे नया फोन दिलवा दो, ठीक है। बड़े भाई ने कहा कि देखो ऐसा है कि ये लो तुम पैसे, ठीक है, जाओ अभी खरीद लो। तुमने कहा कि अभी तो जरूरत नहीं है फोन की, और ऐसे भी अभी 2-3 महीने के बाद एक अच्छा फोन लॉन्च होने वाला है, या 6 महीने के बाद, तो मैं वो लूंगा। तो तुमने पैसे को क्या करके रखा हुआ है? रिजर्व में रखा हुआ है, ठीक है, कि जैसे वो फोन का वो मॉडल लॉन्च होता है, या जैसे तुम्हारा पुराना फोन जो है वो खराब होता है, तुम जा करके नया फोन ले सकते हो। तो वो तुमने क्या करके रखा हुआ है? रिजर्व में रखा हुआ है। तो हमने भी रिसोर्सेस को इसी तरह से स्टॉक और रिजर्व करके रखा हुआ है। रिजर्व के साथ में खास बात यही है कि उसे हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी से अभी भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन बस हमने रहने दिया है कि भाई जब जरूरत पड़ेगी तब करेंगे, अभी इतनी जल्दी क्या जरूरत है, ठीक है। अब डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स को हम लोग समझते हैं। तो देखो, जब हम लोग बात करते हैं ना डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में, तो जरूरी नहीं है कि हर बार एक ही बात आए। कभी कभी बात जो है ये भी आती है कि रिसोर्स के इंपॉर्टेंस को समझा जाए। कैसे? रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इट वाज बिलीव्ड दैट resources are free gifts of nature. As a result, human beings use them indiscriminately and this has led to the following major problems. देखो, रिसोर्सेज को हमने बहुत ज्यादा यूज किया है, ओवर यूज किया है, एक्सप्लॉइट किया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है ना कि उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हमें जो है फेस करने को दिख रहे हैं। एक प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है कि अब जो है रिसोर्सेज कम पड़ने लग गए। प्रॉब्लम ये है कि रिसोर्स को ज्यादा यूज करने से हमारे एनवायरमेंट में भी काफी सारे जो है प्रॉब्लम्स वो आ चुके हैं। कैसे? डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स। रिसोर्स डिप्लीट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि उससे ज्यादा लोग फायदा नहीं उठा पा रहे हैं।
कुछ जो चुनिंदा गिने चुने अमीर और पावरफुल लोग हैं, वो लोग ही उन रिसोर्सेज से फायदा उठा पा रहे हैं। ये एक मेजर कंसर्न है। फिर आता है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स which in turn divided the society into two segments, haves and have nots, यानी कि rich and poor। अभी क्या है कि कुछ लोगों को तुम देखोगे तो महंगी महंगी गाड़ियां जो है सुपर कार्स लेकर के घूम रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यार इस पे पेट्रोल जो है मेरा 1 घंटे में 1 लीटर चला जा रहा है, या अगर इस कार को मैं इतना किलोमीटर चला दूं, 2 किलोमीटर चला दूं, तो मेरा 1 किलोमीटर पेट्रोल जो है वो चला जा रहा है, वो फूंक दे रहे हैं। ये नहीं सोचा, क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है। और जो गरीब है वो शायद एक बाइक लेने के लिए भी तरस रहा है। तो यही तो प्रॉब्लम है सर, कि जो रिसोर्स कुछ लोगों के पास में जो एक्यूमुलेट हो रहा है, तो उसी की वजह से ये इक्वालिटी देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, हैव्स एंड हैव नॉट्स की एक दीवार बन चुकी है लोगों के बीच में, रिच और पुअर की। तो ये भी गलत है, क्योंकि जिसे जरूरत है वो यूज ही नहीं कर पा रहा है, और जिसके पास है वो इतना ज्यादा यूज कर रहा है कि उससे उल्टा परेशानियां ही हो रही है, जैसे कि पॉल्यूशन। Indiscriminate exploitation of resources has led to the global ecological crisis such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation। इस तरह की परेशानियां हो रही हैं बहुत ज्यादा। जो हम लोग अब यार प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि अगर एक आदमी को भी घर से निकल करके कहीं मान लो 5 किलोमीटर दूर जाना है, तो वो बाइक से नहीं जा सकता है, उसको कार चाहिए। चलो ठीक है, कार भी है तो भाई कोई छोटी गाड़ी निकाल लो, नहीं उसको कोई सुपर कार है उसके पास, तो वो लेकर के निकलेगा 5 मिनट की ड्राइव के लिए। ठीक है, तो वो जो एक सोच है वही गलत सोच है। तो इसे जो है बदलने की जरूरत है, क्योंकि अब वो एनवायरमेंट नहीं है। एनवायरमेंट जो है वो अब मर रहा है, शहर जो है वो अब मर रहे हैं, तो उन्हें हमें समझने की जरूरत है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि इनडिस्क्रिमिनेटली अगर आपके पास है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप सोच समझ कर यूज करें, रोका नहीं है किसी ने, लेकिन सोच समझ करके यूज करें। नुकसान क्या हो रहा है सर? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। जो टेम्परेचर है ना, एक एवरेज टेम्परेचर, वो जैसे कि बढ़ रहा है। मान लो वो टेम्परेचर अगर मान लो और 30-40 साल में सिर्फ अगर 2 डिग्री भी बढ़ गया ना, 2 डिग्री भी बढ़ गया, तो आपको पता नहीं है कि क्या होने वाला है। ग्लेशियर्स जो है वो काफी हद तक पिघल जाएंगे। अगर 20-30% ग्लेशियर्स भी अगर पिघल जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जो समुद्र का जो स्तर है वो कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, कितने सारे शहर डूब जाएंगे। तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है जो मैंने आपको बताया। बाकी जो जगह गर्म है वहां ऑलरेडी कितना आप समझ सकते हैं कि कितनी गर्मी और बढ़ जाएगी। तो ये एक आपको ये नहीं सिर्फ लग रहा है कि ये काफी बड़ा प्रॉब्लम है, 2 डिग्री टेम्परेचर बना रहे, क्या है सह लेंगे? नहीं, ऐसे नहीं होगा, प्रॉब्लम काफी बड़ी है ये। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, लैंड भी हमारा डिग्रेड हो रहा है पॉल्यूशन के कारण। अब लैंड डिग्रेडेशन इससे कैसे रिलेटेड है, छोटा सा मैं बता देता हूं आपको। जैसे कि क्या होता है ना, कि जो फैक्ट्रीज होते हैं वो मेनली क्या करते हैं ना, कि जो उनका कचरा होता है, जो वेस्ट होता है, वो नदियों में बहा देते थे। पहले तो नदियों में बहाते थे, अभी बहुत सारे जगह पे ये बंद कराया गया है कि भाई आप नदी में पानी बहाओ, लेकिन सिर्फ वाटर को ट्रीट करने के बाद। वाटर ट्रीट करने से पहले आप नदी में नहीं बहा सकते हैं। उससे क्या हो रहा है कि नदी से जो है उसके किनारे में जुड़े हुए खेत भी हैं। अब उसी पानी को अगर आप जो है यूज कर रहे हैं वहां पे इरिगेशन के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि वो जो हार्मफुल केमिकल्स जो पानी में थे वो खेत में जा रहे हैं, तो वो कितना नुकसान कर रहा है। चलो ठीक है, सॉलिड वेस्ट है, उसको आप क्या कर रहे हैं, जमीन में ले जाकर के डंप कर दे रहे हैं। अब जमीन जो है, जो सॉइल है, वो उन केमिकल्स को अपने में एब्जॉर्ब कर ले रहा है। कल को उस पर खेती होगी, लोग खाएंगे, तो वो तो हमारे अंदर ही जा रहा है ना। लैंड डिग्रेड हो ही रहा है, लैंड की तो क्वालिटी खत्म हो ही रही है, फर्टिलिटी तो कम हो ही रही है, हमें भी नुकसान हो रहा है सर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी कह लो। ठीक है, तो ये हो गया कि सर अब हम लोग को समझना है कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स एक्चुअली में है क्या। तो हुआ ये ना कि इसे समझने के लिए कुछ थ्योरीज जो है वो लोगों ने ढूंढा। जैसे एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसे भी आपने काफी पढ़ा होगा। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट and development in the present should not compromise with the needs of the future generations। डेवलपमेंट करो, किसी ने रोका नहीं है, लेकिन बिना एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाए डेवलपमेंट करो, ये पहला कंडीशन होना चाहिए। दूसरा, ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो है वो हम ही को खत्म करके चले जाना है, नहीं, आगे के जनरेशंस के लिए भी तो कुछ छोड़ो।
पेट्रोलियम ही है, तो उसे आगे के जनरेशन के लिए भी छोड़ना है। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसी चीज के बारे में सोचता है। आप ऐसे सोच सकते हैं ना कि अगर आप कहीं पे आपको जाना है, घर से थोड़ी दूर जाना है, आप बाइक के जगह पे अगर आप जो है पैदल चले जाएंगे तो आपके भी पैसे बच रहे हैं, आपको फायदा भी हो रहा है, एनवायरमेंट को भी फायदा हो रहा है, कार्बन फुटप्रिंट्स आप छोड़ ही नहीं रहे हैं। तो इस तरह से आपको जो है वो सोचना पड़ेगा, समझ गए? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसी बारे में है। अब आप पूछेंगे सर ये रियो डी जेनेरो अर्थ समिट 1992 ये है क्या? देखो सबसे पहली बात मैं बताना चाहूंगा ना कि ये जो अभी जो हम लोग बातें कर रहे हैं ना, अभी मैं प्रवचन जो दे रहा हूं एनवायरमेंट को लेकर के, तो ये बहुत पहले लोगों को देना चाहिए था। लोगों की आंख खुलते काफी देर हो गई। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी के बाद से लगातार मशीन्स, फैक्ट्रीज जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, कहीं भी हो, भारत में हो या किसी भी देश में हो। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि डे बाय डे जो पोल्यूशन है बढ़ता गया, प्रोडक्शन बढ़ता गया। पहले तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लोगों ने सिर्फ देखा कि प्रोडक्शन से हमें फायदा हो रहा है, गाड़ी से हम लोग जो है घूम सकते हैं, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा कि इससे जो पोल्यूशन हो रहा है वो कितना नुकसान कर रहा है हमें। और ये सोचते सोचते लोगों को 1992 में पहली बार सबकी आंख खुलती है। लोगों ने कहा अरे हाँ यार, पोल्यूशन तो काफी बढ़ रहा है, तो क्या करें, तो चलो भाई ठीक है मिलते हैं हम लोग। तो जो जितने भी कंट्रीज थे, ठीक है, ये लोग जो है एक जगह पर मिलने का डिसीजन करते हैं कि वहां मिलकर के हम लोग एनवायरमेंट के बारे में बात करेंगे। बस अभी इतना ही समझो। तो जून 1992 की बात है। मोर देन 100 हेड्स ऑफ अ स्टेट मेट इन रियो डी जेनेरो इन ब्राजील। तो करीब 100 देश जो है पहली बार में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं वहां पे, जो अर्थ समिट वहां पे होने वाला था। शिखर सम्मेलन भी आपने सुना होगा हिंदी में। वो लोग मिलते हैं। वो लोग मिले क्यों है? क्योंकि उन्हें डिस्कस करना है एनवायरमेंट के बारे में, ठीक है। वो लोग मिलते हैं, ठीक है, और रियो डी जेनेरो ब्राजील में फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। याद रखना फर्स्ट है, 1992 में इनको याद आया कि अच्छा ये करना चाहिए, पहले नहीं, 1992 में। द समिट वॉज कन्वीन्ड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। सिर्फ इन्वायरमेंटल जो पोल्यूशन जो प्रॉब्लम है उसकी बात नहीं, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि एक दूसरे का हाथ पकड़ करके साथ चलने की बात ये लोग जो है करने वाले थे, और अब ये लोग करेंगे भी इस तरह की बातें। अच्छी बात है। द असेंबल्ड लीडर साइंड द डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। सबसे पहले तो इन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन किया। इन्होंने ये साइन किया कि भाई हम लोग जो है ना एक ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को हम लोग जो है वो लाएंगे अपने यहाँ पे, ठीक है, पूरी दुनिया में इसे हम जो है लाना चाहते हैं। और डिक्लेरेशन साइन किया। मे बी डिक्लेरेशन में यही लिखा होगा कि हम अपने यहाँ पे कैसे कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करेंगे, पोल्यूशन को कम करेंगे, इन सब बारे में जो है ये लोग जो है बात कर रहे होंगे, अग्रीमेंट हुई होगी। दूसरा, एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और वही बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, नेचर जब हम लोग साथ देख रहे हैं तो ये जो हमारा जो इकोलॉजी है ना सर, ये बहुत ज्यादा डाइवर्स है। यहाँ पे सिर्फ हमें पेड़ के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि जो क्रिएचर्स रह रहे हैं, एनिमल बीइंग्स जो रह रहे हैं, उनके बारे में भी सोचना है। तो जो डाइवर्स है, विविध विविध प्रकार के जो नेचर में पाए जाने वाली चीजें हैं, सबको हमें एक साथ ग्रो करना है, सबको हमें एक साथ क्या करना है, कंजर्व करना है। द रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। अब यहां पे क्या है, ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, यानी कि ऐसे फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, जंगल से संबंधित कानून जिसे कि एक साथ पूरी दुनिया में लागू किया जाना था, या कम से कम जितने भी देश जो है 100 कंट्रीज वहां आए थे, तो इन सब को एक साथ उसको लागू करना था अपने यहाँ पे। एडॉप्टेड एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। तो 1992 मिलेनियम से 8 साल पहले, तो 8 साल के बाद जो है वो 20th सेंचुरी था सर, 20वीं शताब्दी थी वो। 8 साल के बाद यानी 2001 जो आता, 2000 जो आता, उसी वक्त से 21st सेंचुरी में हम लोग एंटर करने वाले थे। तो इन्होंने एजेंडा 21 बनाया। एजेंडा 21 के अनुसार इनका यह मानना था कि हम लोग क्या करेंगे ना, कि हम लोग 21st सेंचुरी आते तक में काफी हद तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर लेंगे, एनवायरमेंट में कंट्रोल करके, सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर करके, एक दूसरे की मदद करके। ठीक है, अच्छा सोच है, खैर भाई सोचना चाहिए। इट इज द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992, एजेंडा 21, ओके।
At the United Nations Conference on Environment and Development, UNCED, which took place at Rio de Janeiro, Brazil, it aims at achieving global sustainable development. It is an agenda to combat environmental damage, poverty, disease through global cooperation on common interests, mutual needs. सिर्फ इन्वायरमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पे बात करेंगे और भी चीजों के बारे में। कोऑपरेशन, एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। मान लो कहीं पे कोई बीमारी फैल गई, कहीं पे कोई अचानक से फ्लड आ जाता है, फेमाइन आ जाता है, तो हमें एक दूसरे की मदद करनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो कंट्री जो है वो खुद जो है देखेगा भाई जो हो गया उसके साथ, नहीं, हम लोग भी ग्लोबल कोऑपरेशन करेंगे। तुमने देखा होगा कि जैसे यूएन पीस कीपिंग फोर्स, ठीक है, तो उसमें जो आर्मी होती है ना, मान लो कहीं पे जो है भाई चल रहा है, सिविल वॉर चल रहा है, गृह युद्ध चल रहा है, तो वहां पे यूएन पीस कीपिंग फोर्स जो है ना, वो क्या करते हैं भाई, अपने सैनिकों को वहां भेजते हैं। अब वो कोई यूएन के कोई स्पेशलाइज्ड अपने खुद के सिपाही नहीं होते हैं, उसमें जो है आपको पूरे वर्ल्ड की आर्मी से जो है सैनिक देखने को मिल जाएंगे। इंडिया के भी हो सकते हैं, अमेरिका के भी हो सकते हैं, यूरोप के किसी देश के भी हो सकते हैं। तो ये सब क्यों किया जा रहा है? तो ये सब इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि ग्लोबल कोऑपरेशन की बात है। कॉमन इंटरेस्ट जहां पे है वहां पे ग्लोबल कोऑपरेशन करना है सर। म्यूचुअल नीड्स, एक दूसरे की जो जरूरत होती है कि मेरी ये जरूरत है, तुम्हारी ये जरूरत है। एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना है सर, तो हमें बांट करके लेना है। यानी कि अगर मान लो एनवायरमेंट को बचाने के लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, तुम रिस्पॉन्सिबल हो, नहीं, एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मैं भी शेयर करता हूं, तुम भी शेयर करो। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। एजेंडा 21 में एक और खास बात कही गई कि बोला गया कि तुम लोग ठीक है भाई, आप अपने देश में भी जाओ। जो भी जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे उनको कहा गया कि ऐसा नहीं कि आज जो बात यहां पे हुई वो यहीं पे वापस से होगी या यहीं पे खत्म कर दिया हमने, नहीं, आप लोग अपने देश वापस जाइए, वहां पे भी अपने जितने भी लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको आप एनकरेज कीजिए इस तरह के बदलाव लाने के लिए। तो एक चलो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव हम लोगों को देखने को मिला, जो कि 1992 जून महीने में रियो डी जेनेरो के अर्थ समिट में किया गया था, इंटरनेशनल अर्थ समिट में, है ना। तो ये अभी तक में आपको मेरे ख्याल से इतना कुछ समझ में आ गया होगा। आगे एक बार देख लेते हैं हम लोग रिसोर्स प्लानिंग क्या है। प्लानिंग तो खैर ऐसे भी बता देता हूं कि प्लानिंग क्या है ना सर, कि किसके पास कितना रिसोर्स है उसको आपको प्लान करना पड़ता है। आप जब घर से निकलते हैं ना सुबह सुबह, तो आपको अपना दिन कहीं ना कहीं प्लान करना पड़ता है कि हाँ चलो अभी हम लोग स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से इतने बजे आ जाएंगे, इतने बजे लंच करेंगे, आराम करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है क्लासेस करेंगे, पढ़ाई करेंगे, इंस्टीट्यूट जाएंगे, ट्यूशन जाएंगे, जो भी करना है, या ऑनलाइन क्लासेस करेंगे, पढ़ाई करेंगे, ठीक है, शाम के इतने बजे उठेंगे, उसके बाद हम लोग थोड़ा जो है बाहर निकल जाएंगे, घूम लेंगे भाई, जो करना है करेंगे, फिर जो है हम लोग वापस से आकर के एक बार रिवीजन करेंगे, डिनर करेंगे और जल्दी सो जाएंगे। रिसोर्स को भी प्लानिंग की जरूरत है कि कहां पे कैसे रिसोर्स को बांटना है, क्योंकि रिसोर्स जो है ना सर वो डिस्क्रिमिनेटली नहीं बटे हुए हैं पूरे अर्थ में। कहीं जाएंगे तो रिसोर्सेस मिलेंगे, कहीं जाएंगे तो रिसोर्सेस नहीं भी मिलेंगे। प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेस। जुडिशियस, ठीक है, सही, एक बराबर यूज ऑफ रिसोर्स। इट हैज इंपॉर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया which has enormous diversity in the availability of resource। ये इंपॉर्टेंट है, enormous diversity in the availability of resource। डाइवर्सिटी है सर, कहीं पे है कहीं पे नहीं है, कहीं पे बहुत ज्यादा है तो उसके ठीक बगल में नहीं है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग झारखंड, झारखंड में रिसोर्स बहुत ज्यादा है, मिनरल्स बहुत ज्यादा है, लेकिन बिहार में नहीं है, ठीक बगल में ही राज्य है, वहां पे नहीं है। तो इस तरह से आपको समझना है कि अवेलेबिलिटी ऑफ जो रिसोर्स है ना सर, वो कहीं कहीं पे एब्सेंट है। There are regions which are rich in certain types of resources but are deficient in some other। अब जरूरी नहीं है कि कहीं पे रिसोर्स अगर पाए जा रहे हैं तो वहां पे सारे रिसोर्सेज ही पाए जाएंगे। आगे बात समझ में? तो जहां पे जो रिसोर्स पाए जा रहे हैं वहां पे तो चलो ठीक है उनकी कमी नहीं होगी, लेकिन बाकी रिसोर्सेज को यहां लाना कैसे है? या जहां पे कुछ भी नहीं पाया जा रहा और उनको भी तो सब चाहिए ना, तो वहां तक ये सारे रिसोर्सेस जो हैं उनको कैसे अवेल कराया जाए, तो यही है रिसोर्स प्लानिंग। एक छोटा सा एग्जांपल जैसे मैंने अभी दिया, तो जैसे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश के कुछ एरियाज हैं, वेस्ट बंगाल के भी कुछ रीजन्स हैं, तो यहां पे आपको काफी ज्यादा रिसोर्सेस मिल जाएंगे।
लेकिन वही आप बिहार चले जाए, उत्तर प्रदेश आप चले जाए, खास करके जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है, तो वहां पे आपको उस तरह के रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं। तो क्या वो लोग क्या बिना रिसोर्स के काम करते हैं? नहीं, उनको भी रिसोर्स मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पे रिसोर्स प्लानिंग हो रही है, ठीक है, प्लानिंग जो है वो हो रही है। तो ये पूरे वर्ल्ड में एक एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी है जिसे लोग फॉलो करते हैं। इंडिया के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम लोग अभी 3 स्टेप में बात करेंगे। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। सबसे पहले तो सर आइडेंटिफाई करो, हाँ रिसोर्स है, पता चला, हाँ ठीक है, तो आइडेंटिफाई कर लो कि क्या है। दिस इन्वॉल्व्स सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्स। क्वालिटी चेक करो कि कौन से क्वालिटी का, अगर कोल है तो कौन से क्वालिटी का है, क्वांटिटी कितनी है उसकी, तो ये सब जो है आप पता करते हैं। अब ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड में आ जाएगा इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोर्ड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इंप्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। अब आप बनाएंगे स्ट्रैटेजी, प्लानिंग स्ट्रक्चर कि कोयला है, अच्छी बात है, बहुत कोयला है, काफी कोयला है, निकालेंगे कैसे, कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, कोयला निकालने का तरीका क्या होगा, क्या हम लोग माइनिंग करेंगे, क्या हम लोग क्वेरिंग करेंगे, कौन सा तरीका यहाँ पे बेस्ट होगा, ठीक है। ये सब बातें जो है हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। थर्ड, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। थर्ड यही है कि हम लोग रिसोर्स डेवलपमेंट, हमने देख लिया कि हाँ रिसोर्स इस तरह से डेवलपमेंट जो है हम लोग इससे फायदा होगा, लेकिन हमारे देश को कितना फायदा होगा, हमारे देश की जीडीपी में इससे कितने पॉइंट्स जो है और बढ़ जाएंगे, ये जो है हम लोग देखते हैं। या अगर मान लो रोजगार ही देना है तो उससे कितने और लोगों को जो है रोजगार उस एरिया में, उस पर्टिकुलर रीजन में मिलता है। तो ये जो है इंडिया में प्रोसेस है कि इस तरह से, भारत में और सब जगह भी ऐसे ही करते होंगे, लेकिन फिर भी इस तरह से। तो मेरे ख्याल से आज का जो लेक्चर है वो इतना जो है वो काफ़ी रहा था आप लोगों के लिए, और आशा करता हूँ कि ध्यान से आप लोगों ने पढ़ाई की होगी, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।